साथियों साथियों नमस्कार। आज की जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों से दो चार हो रहे हैं, उस परिस्थितियों से निपटने के लिए जिस प्रकार की तत्परता और जिस प्रकार की शक्ति गति होनी चाहिए, पता नहीं उसका 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 सर्वथा अभाव क्यों महसूस हो रहा है। बट इन सब के बावजूद भी एक ऐसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हैं जिसमें ऐसा महसूस हमें होता है या मुझे होता है कि ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि समय भारत का आ चुका है, विश्व के लिए, मानव जाति के लिए। ऐसा क्यों महसूस होता है या ऐसा क्यों लगता है कि भारत का समय आ चुका है? भारत क्यों ऐसा महसूस होता है कि पूरे विश्व के लिए एक रोशनी, एक प्रकाश का माध्यम बन सकता है कि जिसमें हम सभी को, न केवल अपने भारतवासियों को बल्कि पूरे विश्व के वासियों को भी एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी प्रकाश को हम को मुहैया कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं या कर सकते हैं, जिसके कारण हम सभी वर्तमान परिस्थितियों से सफलतापूर्वक बाहर भी निकल सकते हैं। ऐसा क्यों महसूस होता है? न कि भारत में जो समय है या जो समय जिससे हम गुजर रहे हैं, ये एक ऐसे समय की ओर हमें अग्रसर करने को तैयार है, तत्पर है कि जिसमें हम सकारात्मक, हम काफ़ी अच्छी चीज़ों का अनुभव करेंगे, न केवल निकट भविष्य में, मध्यम भविष्य में, बल्कि लंबे भविष्य के लिए। भारत में, भारत के लिए, विश्व में, विश्व के लिए, वैश्विक उद्देश्यों के लिए और मानव जाति के लिए भी आत्मविश्वास, अस्तित्व के उद्देश्यों को बहाल करने और मुद्दों को सुलझाने और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। इन सब पे चर्चा करने से पूर्व हम समझें पहले कि आज की हमारी वर्तमान सामाजिक, शासकीय और आर्थिक स्थिति क्या है, कैसी है। बट इससे पहले कि हम सामाजिक, शासकीय और आर्थिक स्थिति को भी चर्चा करें या समझें, थोड़ी सी चर्चा हम भारतीय पौराणिक कथाओं को भी करते हैं कि वो क्या संदेश देते हैं, वो क्या कहानी कहते हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार का संदेश देते हैं, हमें जीवन सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन के लिए किस प्रकार से हमें सशक्त बनाते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं को यदि हम समझें या समझने की कोशिश करें, जिसे हम सभी धार्मिक रूप से वर्णन भी करते हैं, गर्व भी करते हैं। आज के समय में यदि हम बात करें तो हम सबको मालूम है कि हम कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग, यदि हम हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू पौराणिक कथाओं की बात करें तो 4 प्रकार के युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान युग को कलयुग कहा जा रहा है। पहले के युगों को सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग कहा जाता है। भगवान राम ने त्रेता युग में और भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में बड़ा हित किया था मानव जाति के लिए। उन लोगों ने अपने अपने स्तर पे ऐसे ऐसे कार्य किए या ऐसे ऐसे संदेश दिया या दिए गए उनके द्वारा, जिसको आज तक हम समझ रहे हैं, पालन कर रहे हैं और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। इन युगों के बाद कलयुग आया है। भविष्य में कलयुग के आने के कारण, भविष्य में कलयुग के आने के कारण इन दोनों का यह दायित्व बिल्कुल नहीं था कि वह मानव समुदाय के अनुशासन और कल्याण को सुनिश्चित करने वाली परंपराओं का पालन करें। चूंकि भगवान राम त्रेता युग में थे, भगवान कृष्ण द्वापर युग में थे, तो इन दोनों के बाद कलयुग आना है। और ऐसा महसूस किया जाता है या ऐसा हम महसूस करते हैं, समझते हैं कि सतयुग में प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार आदर्श था, त्रेता युग में आदर्श में कमी आई, द्वापर युग में आदर्श व्यवहार में और भी कमी आई और कलयुग में आदर्श व्यवहार बिल्कुल निम्नतम स्तर पर है। तो ऐसा हमें महसूस है या ऐसा हम समझना चाहिए कि इन दोनों ने के लिए ऐसा कोई जिम्मेवारी नहीं थी, इन दोनों के लिए ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं था कि वे मानव समुदाय के अनुशासन और कल्याण को सुनिश्चित करने वाली परंपराओं का पालन करें। फिर भी उन लोगों ने किया, दोनों ने किया। लेकिन हम इस दायित्व से मुक्त नहीं हैं, क्योंकि भारतीय पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार कलयुग के बाद सतयुग का आना है। और सतयुग का अर्थ है कि हर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका को समझता है, उसका अनुसरण करता है और उसका सम्मान करता है और सभी मानवीय एवं ईश्वरीय जिम्मेदारियों का पालन भी करता है। सतयुग का अर्थ है कि एक आदर्श व्यवहार करना, आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर रहना और आदर्श व्यवहार के लिए हमेशा सदैव तत्पर भी रहना। वर्तमान में प्रचलित कार्रवाई और व्यवहार पैटर्न सतयुग के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और इसलिए हमें सामान्य संशोधन, सामुदायिक कल्याण, बड़े हितों को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सुधार या संशोधन की आवश्यकता है। यदि समय सतयुग आना है तो वर्तमान समय में हमें अपने बिहेवियर पैटर्न्स को, अपने व्यवहार करने की जो हमारे आचार व्यवहार, चिंतन की जो परंपरा है या जो कार्यशैली है, इन सब में आमूलचूल परिवर्तन लाना ही होगा। इसी पौराणिक कथाओं की चर्चा को अगर हम एक थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो एक और चर्चा जो यहाँ पे मैं आपसे करना चाहता हूँ
वो इस प्रकार है कि भारतीय पौराणिक कथाओं में एक कहानी और भी है जिसे मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, हवा या वायु जो भी कहा जाए, विंड बिल्कुल ही बंद हो गई, चलना बंद हो गया। अब जब हवा ही नहीं चलेगी तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, पेड़ आदि जीवित कैसे रहेंगे। नतीजा परिणाम क्या हुआ कि इनकी मृत्यु होने लगी। सभी चिंतित हुए, चिंता इतनी बढ़ गई कि देवता भी चिंतित हो गए, क्योंकि देवताओं को भी मालूम है कि मनुष्य जीवन पृथ्वी पे बहुत ही प्रासंगिक है और न केवल मनुष्य बल्कि पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी मर रहे हैं क्योंकि हवा ही नहीं चल रही है और हवा नहीं चलने से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कोई समाधान न मिलता देख वे सभी भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा भगवान जिसे हम लोग सृजन के देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को भगवान गणेश के पास जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान आपको गणेश दे सकते हैं। वे गणेश के पास गए, सारी कहानी बताई। पता चला कि पर्वतों के पार कोई राक्षस या ऐसा एक वायरस है जो यह सब कर रहा है और ऑक्सीजन हवा के माध्यम से पहुंचने नहीं दे रहा है। परिणामतः मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे, पेड़ वगैरह सभी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। गणेश ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। गणेश गए, पर्वतों के उस पार जाकर स्थिति को समझा। राक्षस या वायरस जिसने हवा को रोक रखा था, ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक रखा था, उसका सामना किया, उसे मारा और सकुशल वापस भी आए। हवा और वायु फिर से बहने लगी। सभी उठ खड़े हुए। जिनकी मृत्यु हो रही थी, जो कमजोर महसूस कर रहे थे स्वयं को, वो भी खड़े हुए। सभी खुश हो गए, जय जयकार करने लगे। वर्तमान की तथाकथित हिंदुत्ववादी भारत सरकार को भी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसा लगता है कि स्वार्थी है, पाप युक्त है, नकली एवं छद्म सरकार प्रतीत होती है, जिसे भारतीय बेसिक मौलिक भारतीय पौराणिक कथाओं में से मौलिक कथाओं का तनिक भी ज्ञान नहीं है, ताकि वे कठिन समय में किसी न किसी प्रकार के समाधान को तलाश सकें किसी न किसी माध्यम से। कोरोना वायरस आज जिस तरह से पूरे मनुष्य समुदाय को परेशान कर रहा है, न केवल इसके लिए वैक्सीन या दवा की जरूरत है, बल्कि इससे किसी न किसी प्रकार से समाधान मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि यह केवल मनुष्यों को ही परेशान कर रहा है और किसी को नहीं। अब हम अपने वर्तमान सामाजिक, शासकीय और आर्थिक स्थिति की चर्चा को बरकरार रखते हुए, आगे रखते हुए हम उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार की नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी यानी गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स और कोरोना के से प्रेरित लॉकडाउन के सदृश मारक फैसलों के मद्देनजर भारतीय समाज, शासन और अर्थव्यवस्था आत्महत्या की प्रवृत्ति से जूझ रही है, जिसका कोई अंत दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता है, लगता नहीं है। दुनिया भर में नेता, न केवल भारत में बल्कि इसमें भारत भी शामिल है, दुनिया भर में नेता मुद्दों को हल करने में विफल महसूस हो रहे हैं, विफल लग रहे हैं और कोरोना वायरस ने उनकी विफलताओं को, अक्षमताओं को और कमजोरियों को और भी सामने ला खड़ा किया है या सामने ला दिया है। यूट्यूब चैनल आलोक कुमार इंडिया में, यदि मेरा जो चैनल है आलोक कुमार इंडिया में, मैंने अपने पिछले कई अपलोड्स में हमने हमारी सोसाइटी को, गवर्नेंस और इकोनॉमी आदि की स्थिति में काफी विस्तार से चर्चा की है और बताया है कि हम आज कितने निचले स्तर पर पहुंच रहे हैं या शायद किसी जंगल राज की ओर हैं। भारतीय समाज, शासकीय व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल है तथा अर्थव्यवस्था आदि देश को नादिर या शायद जंगल राज की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। कोई भी स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं महसूस होता है, प्रतीत होता है और शायद भाग्य के भरोसे सबको या स्वयं को समझ रहा है। 1950 से लेकर 2020 तक संकट के बाद संकट हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, आरक्षण, नागरिकता, फेक न्यूज, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कानून और व्यवस्था जैसे लगभग सभी मोर्चों पर अकारण ही गंभीर समस्याओं से ग्रस्त हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी ने रोजगार, विकास, अर्थव्यवस्था, न्यायपालिका, संघवाद, कोरोना वायरस, भूख, खाद्य अपर्याप्तता, चुनावी प्रक्रिया, सार्वजनिक व्यवहार आदि में भारत को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। किसी भी सरकार की भूमिका यदि हम बात करें तो प्रत्येक नागरिक, विश्व में या भारत में कोई भी सरकार हो, राज्य में या केंद्र में, तो किसी भी सरकार की भूमिका प्रत्येक नागरिक और निवासी को अपनी पूरी क्षमता से योगदान करने, उसे पूरा करने और जीवन का आनंद लेने के लिए सक्षम और सशक्त बनाने हेतु है। किसी भी देश या राज्य की सरकार को अपने नागरिकों और निवासियों से अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधियां या व्यवहार के लिए स्थितियां न तो पैदा करनी चाहिए और न ही बनानी चाहिए। किसी भी सरकार को हर किसी के जीवन को सुखद और जिम्मेदारी से जीने के लिए वातावरण, स्थान और स्वतंत्रता की अनुमति देनी चाहिए या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण
करना चाहिए। सरकार की भूमिका उचित कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी तीन शासन या शासकीय कारकों को अपेक्षित रूप से कर्तव्य निर्वहन में गंभीर कमी पाई जा रही है। नतीजा और परिणामतः ऐसी स्थिति का हम अनुभव कर रहे हैं जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति या समाज की बात की जाए तो स्वयं को अक्षम या कोई न कोई कमी ऐसा महसूस करता है जिसमें वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने में स्वयं को असफल महसूस करता है या विफल महसूस करता है। तीनों ने राष्ट्रीय संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग किया है, उपभोग किया है, लेकिन अपेक्षित प्रदर्शन बिल्कुल ही नहीं है, या जो इनसे अपेक्षा की जाती है उसको वो पूरा करने में बिल्कुल ही असफल रहे हैं। उपलब्ध राष्ट्रीय संसाधनों पर इस देश के प्रत्येक नागरिक का पूर्ण अधिकार है और इसलिए उनका उपयोग या उपभोग उनके समावेशी कल्याण हेतु अवश्य किया जाना चाहिए। यदि हम इन तीनों की भूमिका की बात करें, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका कैसी होनी चाहिए या क्या है, तो कार्यपालिका की भूमिका शासन को प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण और सभी के लिए समावेशी बनाने में काफी महत्वपूर्ण है। देश भर में निर्वाचित प्रतिनिधियों के व्यवहार प्रतिमानों से यह देखा जा सकता है कि वो किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं और किस प्रकार से उनके व्यवहारों में कमी पाई जाती है। केंद्र और विभिन्न राज्यों में राजनीतिक नेतृत्व देश में किसी भी चीज के बारे में या किसी भी विषय के बारे में अस्पष्ट है, दिशाहीन है और अदूरदर्शी दिखाई देता है। कोरोना वायरस ने इस तथ्य को और भी ज्यादा पुष्ट किया है, स्पष्ट किया है। राजनीतिक नेतृत्व वर्तमान बहुआयामी समस्याग्रस्त परिदृश्य को संबोधित करने में या संशोधित करने में या हल करने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहा है या ऐसा प्रतीत होता है। विधायिका की भूमिका राष्ट्रीय मुद्दों पर नीतियों के निर्माण और महत्व और तात्कालिकता के संकट के संबंध में महत्वपूर्ण है। वर्तमान ट्रैक रिकॉर्ड या नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांकन की बात करें तो ये हमें संभवतः विश्वास दिलाते हैं कि विधायिका इसमें विफल है, असफल है। उम्मीदें काफी अधिक हैं और प्रदर्शन काफी निराशाजनक है। भारतीय संविधान बदले हुए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य में बेअसर प्रतीत होता है और अत्यधिक आपत्तिजनक तरीके से प्रभावित भी है। संबंधित पक्षों द्वारा कोई भी सच्ची भावना से न तो इसका सम्मान करता हुआ प्रतीत होता है, न ही इसका पालन करता हुआ प्रतीत होता है। न्यायपालिका की भूमिका की यदि हम बात करें तो न्यायपालिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान ने इसे शासन के अन्य कारकों से स्वतंत्र घोषित किया है। फिर भी यह स्वयं को उस स्वतंत्रता से रहित और राजनीतिक नेतृत्व की सीमा रेखा में चित्रित कर रहा है। देर से ही सही इसका इस्तेमाल संभवतः कार्यपालिका और विधायिका द्वारा समस्याओं को मोड़ने और नकली या मनगढ़ंत तथ्यों को प्रस्तुत करके समाधान की व्यवस्था के लिए शायद किया जा रहा है। हाल ही में पारित कुछ निर्णय प्राकृतिक न्याय, अधिकार क्षेत्र, तथ्य और सिद्धांतों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। यदि हम इन सभी तथ्यों के मद्देनजर हम परिस्थितियों की बात करें, समाधान की बात करें, ऐसी स्थिति की बात करें या ऐसे प्रकाश और रोशनी की बात करें जिसमें हम कह सकें कि समय भारत का आ चुका है और समय न केवल भारत का आया है, भारतवासियों का आया है, बल्कि विश्व के लिए और मानव जाति के लिए भी भारत एक बहुत ही सक्षम प्रकाश की भांति कार्य करने को उत्सुक है, तत्पर है, तैयार है। तो आज हम किस प्रकार की पहल की बात कर सकते हैं या किस प्रकार के पहल को हम लागू करें, इंट्रोड्यूस करें, शामिल करें जिससे कि ऐसा महसूस हो सके कि भारत सचमुच में सशक्त है, सक्षम है। समाज, राजनीति जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल है, और अर्थव्यवस्था के लिए क्या पहल करनी चाहिए भारत में सर्वप्रथम, जिसका अनुपालन पूरे विश्व में तत्पश्चात किया जा सके। भारत को सर्वप्रथम सर्वदा एक कर्म आधारित देश होना चाहिए। यह सदियों से एक परंपरा रही है। भारत के कोर और सिद्धांतों में भी यह बात हमेशा कही गई है कि कर्म प्रधान है, कर्म ही प्रधान है और कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ इसके अतिरिक्त एक कर्मचारी के रूप में जिस प्रकार से 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु है, उसी प्रकार राजनीतिक कार्यकर्ताओं या नेताओं के लिए भी राजनीति में 70 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु लागू होनी चाहिए। 70 वर्ष प्राप्ति के उपरांत किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए या राजनीतिक नेता के लिए राजनीति से निकलना, बाहर होना या स्वयं को हटाना लागू किया जाना चाहिए। दो प्रकार के विजन की बात करनी चाहिए। एक विजन जिसे हम 2030 कह सकते हैं, 2030, और दूसरा विजन जिसे हम 2040 2040 कह सकते हैं। इन दोनों विजन के अंतर्गत चूंकि भारत की जो नैसर्गिक ताकतें हैं, जो नैसर्गिक संसाधन है, उसमें इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वो विश्व की अर्थव्यवस्था को भी लीड कर सकती है, नेतृत्व प्रदान कर सकती है। तो विजन
2030 और विजन 2040। इसके अंतर्गत भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को विश्व में न्यूनतम क्रमशः 25% और 50% तक ले जाने की आवश्यकता है। और यह क्षमता है भारत की अर्थव्यवस्था में कि हम 2030 तक इसका योगदान विश्व की अर्थव्यवस्था में 25% तक ले जाएं और 2040 तक इसका योगदान हम 50% तक ले जाएं। कोरोना स्लंबर या कोरोना से जो एक गतिरोध पैदा हुआ है, इससे विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का नेतृत्व भारत को करने की आवश्यकता है और यह बिल्कुल संभव है। दुनिया भर में वैश्विक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था धूल चाट रही है, इसलिए स्थानीय या क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाना चाहिए। भारत को स्थानीय अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास और वृद्धि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार का खर्च या सरकार का ध्यान या सरकार का निवेश क्षेत्रीय या लोकल या रीजनल, जिसे हम कहते हैं, अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित होना चाहिए। लोकल या रीजनल या क्षेत्रीय या स्थानिक जिसे कह सकते हैं अर्थव्यवस्थाओं की मजबूती को ध्यान रखते हुए, वहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन और जीवन यापन के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निवेश या खर्च उन चीज़ों पे किया जाए जिससे कि उनकी ताकत, उनकी आय करने की ताकत को और में वृद्धि की जा सके, उनकी आय करने की ताकत में और सशक्तिकरण लाया जा सके। माल और सेवा कर अधिनियम, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट कहते हैं, इसका पुनर्गठन अत्यधिक आवश्यक है, बिल्कुल ही आवश्यक है और किया ही जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः सकारात्मक दृष्टिकोण या सकारात्मक नजरिया प्रदान करना है। यह क्यों जरूरी है? ताकि सभी की अधिकतम भागीदारी और योगदान को अधिकतम वित्तीय लाभ और अनुशासन और जीविकोपार्जन के लिए सुनिश्चित किया जा सके। अधिकतम समावेशी लाभों के लिए वेतन भोगी वर्ग को भी इसमें जीएसटी नेट में लाया जाना चाहिए और कम आय या कम हैसियत वाले वर्ग, जैसे समाज के निचले वर्ग हैं, इनके साथ जीएसटी के माध्यम से एकत्र राजस्व का साझाकरण और प्रतिपूर्ति योजना को भी लाना आवश्यक है। इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिनकी आय कम है या जो हैसियत में कम है, उनको भी हम जीएसटी एक्ट के माध्यम से जो राजस्व एकत्रित होता है या एकत्रित हो रहा है, क्यों ना हम उनको भी उसमें हिस्सेदारी दें, उनको साझाकरण करें और उनके आय करने की क्षमता को किसी माध्यम से हम बढ़ा सकें। उम्मीद है, ऐसा मेरा मानना है, मेरी सोच है कि 137 करोड़ की विशाल भारतीय जनसंख्या देश भर में बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने के लिए सफल विकल्प और समाधान है। कई प्रकार की ऐसे सरकारी कार्य हैं, कई प्रकार की ऐसी सरकारी उपलब्धताएं हैं जिसके माध्यम से हम इन 137 करोड़ जनसंख्या का लाभ भी ले सकते हैं और उसी 137 करोड़ जनसंख्या का लाभ लेते हुए हम रोजगार के नए नए विकल्प भी तलाश सकते हैं। कृषि, पर्यटन और सेवा, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न है और इन जैसे आर्थिक क्षेत्रों को देश के लाभ के लिए उनकी वास्तविक स्थिति के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। भारतीय इंजन को सपोर्ट करने के लिए तो वैसे और भी कई सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं, लेकिन इन तीन क्षेत्रों का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पंजीकृत व्यक्तियों बेरोजगारी के लिए अपने यहाँ ऐसी कई समस्याएं हैं जिसमें सब्सिडी देने का प्रावधान है या नगद राशि देने का प्रावधान है, लेकिन जितने भी पंजीकृत व्यक्ति हैं इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से हो या नगद राशि भत्ता के माध्यम से हो, इनको भुगतान करने से संबंधित कुछ न कुछ काम या जिम्मेदारी अवश्य दिया जाना चाहिए या इसके बदले में भत्ता का भुगतान होना चाहिए। कार्य या जिम्मेदारी को समय पर शीघ्र और आकर्षक निष्पादन के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान भी शामिल किया जाना चाहिए या शामिल किया जाए। सभी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची को नकली, गलत या कई भुगतानों की जांच करने के लिए सार्वजनिक पटल या डोमेन पर, पब्लिक डोमेन पर ग्राम वार या ब्लॉक वार या जिले वार यानी डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे, ब्लॉक बेसिस पे या विलेज बेसिस पे जरूर रखा जाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि किसी को गलत भुगतान हुआ है, 2 बार भुगतान हुआ है या नकली भुगतान किया गया है, तो उस पर हम अंकुश लगा सकें और भ्रष्टाचार में भी हम रोक लगा सकें, भ्रष्टाचार पर भी रोक लगा सकें। संबंधित पक्षों एवं देश के राजस्व में वृद्धि एवं पारस्परिक लाभ के लिए व्यक्तिगत और कॉरपोरेट करों का पुनर्गठन आवश्यक है। इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से कई प्रकार के रिफॉर्म्स को या संशोधन को या समाशोधन को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। एक हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से छद्म राष्ट्रीयता और छद्म सांप्रदायिकता अगर कहा जाए या धार्मिकता कहा जाए
तो पैर पसार चुकी है। और इन सबको यदि निपटना हो, इनको नियंत्रित करना हो, कंट्रोल करना हो, तो एक राष्ट्रीय ध्वज नीति के माध्यम से छद्म राष्ट्रवाद, छद्म धार्मिकता या सांप्रदायिकता को नियंत्रित करने की जरूरत है और इसे लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज नीति के माध्यम से भारत के कोर और भारत के चरित्र की सुरक्षा और समाज के सम्मान के लिए एक नया राष्ट्रीय ध्वज भी डिजाइन किया जाना चाहिए, जिससे भारतीयता की पहचान हो सके और भारतीय मूल्यों का सम्मान और लागू किया जा सके। देश भर के न्यायालयों में न्याय के त्वरित, समयबद्ध और सटीक वितरण के लिए एल्गोरिदम का उपयोग बहुत ही आवश्यक है। एल्गोरिदम के उपयोग से न केवल कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय हो या फिर जिला न्यायालय वगैरह, जितने भी न्यायालय हैं, इन सब में एल्गोरिदम का उपयोग करने से लिस्टिंग के बेसिस पे, हियरिंग के बेसिस पे और डिसीजन के बेसिस पे, निर्णयों के बेसिस पे आधार पर सब में काफी त्वरित गति लाई जा सकती है। एक समयबद्ध निर्णयों का अनुपालन किया जा सकता है और सटीक वितरण भी किया जा सकता है। मतलब जिस प्रकार के न्याय की आवश्यकता है वो न्याय भी लागू किया जा सकता है सटीकता के साथ। हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाओं को और बच्चों को सदियों से एक अलग ही महत्व, अलग ही स्थान दिया जाता है। महिलाओं और बच्चों को समाज में अपनी अधिकतम भागीदारी और योगदान सुनिश्चित करने के लिए उनको संबंधित, नवोदित, सम्मानजनक और कल्याणकारी जगह होनी चाहिए। महिलाओं को और बच्चों को जो हमारे समाज में जो सदियों से एक स्थान देने की परंपरा रही है, उसे पुनर्जीवित करते हुए और उनको ऐसा स्थान दिया जाए ताकि हमारा समाज काफी लाभान्वित हो सके। वर्तमान की परिस्थितियां इससे बिल्कुल उलट हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, किसी भी समाज को अगर हम प्रोन्नति करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, विकासरत बनाना चाहते हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा हमेशा आसानी से सुलभ होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और समावेशी होनी चाहिए। आम जनता के लाभ हेतु, बढ़े हुए नेटवर्क हेतु, बढ़ी हुई पहुंच हेतु और सुविधा हेतु, इन सब की भलाई के लिए, इन सब के लाभ के लिए अलग अलग रेगुलेटर बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है और इनके माध्यम से इनको गाइड करने की आवश्यकता है। उद्देश्य इसका सभी संबंधितों को उच्च गुणवत्ता के साथ न्यूनतम लागत पर लाभ सुनिश्चित करना है। अपराध आदि जैसे विषयों पर प्रचुर मात्रा में लागू कानूनों या अधिनियमों को संयुक्त और अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कई प्रकार के नियम या कानून लागू हैं, उन सबको एक कंबाइंड करने की आवश्यकता है, एक जगह पर लाने की आवश्यकता है और उनमें संशोधन करते हुए उन्हें एक नए रूप में लागू करने की आवश्यकता है। प्रचुर और स्वैच्छिक कानूनों का संयोजन वांछित व्यवहार और विचार प्रक्रिया लाने के उद्देश्य से सुधारवादी दंड प्रणाली हेतु लागू किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो एक और आवश्यक है कि हमारा जो दंड पद्धति है उसे सुधारवादी होना चाहिए, रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, जिससे समाज में सकारात्मकता लाई जा सके। भूतपूर्व या वर्तमान मंत्रियों, सांसदों और विधायकों आदि के लिए वीआईपी और वीवीआईपी सुरक्षा सूची की समीक्षा कर इसे समाप्त किया जाना चाहिए। हमारे देश की ऐसी दुर्दशा है या ऐसी दयनीय स्थिति है कि आपको हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में एक वीआईपी, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलेगा या वीआईपी वीवीआईपी मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और इन सब ने देश में जिस तरह के माहौल बना रखे हैं, उससे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, बल्कि यह एक आवश्यक प्रतीत होता है कि इन सभी सूचियों को समीक्षा की जाए और इनको बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए, ताकि ना कोई वीआईपी रहे ना कोई वीवीआईपी रहे और समाज में एक रूपता लाई जा सके, जिससे कि कानून और व्यवस्था लागू किया जा सके, कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके। हमारे यहाँ कई प्रकार के रेगुलेटर्स हैं, जो वित्तीय रेगुलेटर भी हैं और सामाजिक रेगुलेटर भी हैं, कई तरह के क्षेत्रों में काम करते हैं। लेकिन खास करके जहाँ तक हम अगर रेगुलेटर्स की बात करें, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सारे रेगुलेटर्स हैं, जो भी और भी दूसरे रेगुलेटर्स हैं, इन सभी से संबंधित गतिविधियों, इनके अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी ये सभी कार्यरत हैं या इनकी जो भी गतिविधियां हैं, इनसे जुड़े सभी प्रतिष्ठानों के वित्तीय और अन्य संबंधित पहलुओं की ऑडिट करने के लिए लेखा परीक्षकों को इनको मेंटेन करना चाहिए, या ये नियुक्त करें, ये अपने यहाँ सूची बनाएं, ये अपने यहाँ बनाएं, सूची बनाएं, अपने यहाँ पालन रखें, अपने यहाँ अनुपालन करें और ये नियुक्त करें, ताकि ये जाकर के फिर सभी संबंधित संस्थानों का या प्रतिष्ठानों का ऑडिट कर सकें। और ऑडिट फंक्शन में सोशल ऑडिट का एक पहलू भी, एक अतिरिक्त पहलू भी शामिल किया जाना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। इनसे जैसे ही आप एक सामाजिक ऑडिट या सोशल ऑडिट की परंपरा लागू करने की कोशिश करेंगे, तो इससे
इन प्रतिष्ठानों का या इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का या सामाजिक प्रतिष्ठान या जिस प्रकार के भी प्रतिष्ठान जिस क्षेत्र में भी कार्यरत हैं, इनका न केवल एक वित्तीय लाभ इनका एक उद्देश्य रहेगा, बल्कि एक सामाजिक समरूपता, एक रूपता, समरसता लाने की भी एक इनकी जिम्मेवारी बन जाएगी। साथियों, ये कुछ ऐसे पहलू हैं या ऐसे निर्णय हैं जिन्हें लागू करके भारत को न केवल सकारात्मक दृष्टिकोण या सकारात्मक विकासोन्मुख वृद्धि की ओर अग्रसर किया जा सकता है, बल्कि भारत एक ऐसे प्रकाश को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, लागू कर सकता है, जिसका फायदा, जिसका लाभ पूरे विश्व को भी मिल सकता है। ऐसे कई पहलू हैं, ऐसे कई निष्कर्ष हैं या ऐसे कई निर्णय हैं या कार्यवाही है जिसे और हम चर्चा कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। बट हम आज विराम, हम इस चर्चा के उपरांत, इतना करने के उपरांत हम इस पर विराम लगाना चाहेंगे। एक कहावत है साथियों कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और शायद सर्वशक्तिमान की यह इच्छा हो रही है कि भारत आज पूरे विश्व को न केवल लीड करे, बल्कि एक प्रकाश भी प्रदान करे, एक नेतृत्व प्रदान करे, जिससे कि सामाजिक, शासकीय और आर्थिक पूरी व्यवस्था जो है पूरे विश्व की, भारत के साथ साथ पूरे विश्व की सकारात्मक हो सके, विकासोन्मुख हो सके। भारत के विश्व गुरु बनने का मार्ग काफी सुगम है, काफी सफल है और सरल भी है। हम फ्रेंड्स, साथियों, इस चर्चा को आज हम विराम देते हैं, और इस संदेश के साथ कि हम सबका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, और जिस सफल और उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं वो हमारे इस जनरेशन को भी मिल सके और आने वाले कई जनरेशन्स को भी इसका लाभ मिल सके, और भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सके, ऐसे स्थान को प्राप्त कर सके जहाँ की हमें भारतवासी होने पर भी गर्व हो। नमस्कार साथियों, धन्यवाद साथियों।